गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। कल के सेशन में हमने इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन स्टार्ट किया था, वेर इन वी डिस्कस अबाउट दी व्हाई टैक्स इज कलेक्टेड, क्यों गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है, पावर कहाँ से मिलता है, एंड देन वी डिस्कस अबाउट द आर्टिकल 246, आर्टिकल 246 ए, गवर्नमेंट को मनी किस सोर्सेस से मिलता है, राइट ये सब हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था। तो कल हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम इन जो ये सब्जेक्ट है उसको इंट्रोड्यूस करने में चला गया था, राइट। आज हम स्टार्ट करेंगे कि टैक्सेस कितने तरह के होते हैं। Before starting that, let me introduce you, let me introduce me in front of you guys. So, like, my name is CA Manisha Tejwani, and after completing my CA, I have a 1 year experience of working with corporate, and after that, I switched my career into the education sector, and I'm educator at Knowledge Academy and also an educator at An Academy, right? Chalo. So I take the classes for direct taxation, holding the experience of practical exposure in direct taxation as well. Okay. So guys, let's start with the session. ओके, सो वील स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ टैक्सेस। तो बच्चा लोग, आप लोगों ने आज तक पढ़े होंगे टैक्सेस जो होते हैं दो तरह के होते हैं मैम। द वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड द सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, नाम से हम सब लोग जानते हैं कि डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। मैम इनकम टैक्स के बारे में भी सुना है। अच्छा मैम, जीएसटी भी होता है। ये सारी चीजों के बारे में हमने सुना है, राइट। सो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। मींस क्या क्या ये तकलीफ आई होगी, जो ये बर्डन हमारे ऊपर आया, क्यों आया ये टैक्सेशन, हमने कल पढ़ा था। अब आ गया है तो किस किस मैनर में हमसे कलेक्ट किया जाता है। सो टैक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड द अदर वन इज इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। सो सिंस अभी ये लेक्चर जो है रिकॉर्डिंग मोड पे है, तो सारे आंसर्स मुझे पूछने, क्वेश्चंस पूछने भी पड़ेंगे और आंसर्स भी देने पड़ेंगे, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। डायरेक्ट टैक्स की बच्चे जब भी बात होती है, डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स जो डायरेक्टली उसी पर्सन के ऊपर इम्पोज होता है जिसको वो टैक्स पे करना होता है। मींस जिस इंसान की लायबिलिटी है वही इंसान वो टैक्स पे करेगा। दैट इज व्हाट डायरेक्ट टैक्स इज। सो कैन वी राइट द liability to pay tax is on the person, ठीक है, and burden cannot be shifted। मीन्स जो पर्सन है जिसके ऊपर लाइबिलिटी इम्पोज हुई है वही पर्सन उस टैक्स को पे करेगा। और ये जो टैक्स पे करने की लाइबिलिटी है, ये जो बर्डन है, आप किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकते। मैम एग्जाम्पल दे सकते हो? हाँ जी बच्चे, बिल्कुल एग्जाम्पल दे सकते हैं। एग्जाम्पल कैन बी द इनकम टैक्स। जो हमारा सब्जेक्ट है वही डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है, एंड डायरेक्ट टैक्स का होल एंड सोल एक ही एग्जाम्पल है। पहले हुआ करता था वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, विच इज नाउ नॉट इन पिक्चर, राइट। सो डायरेक्ट टैक्स है जिसका एग्जाम्पल है सिर्फ इनकम टैक्स। लाइबिलिटी जिसके ऊपर है उसी पर्सन को टैक्स पे करना है, दैट इज व्हाट डायरेक्ट टैक्स इज। सो ये तो हो गया फर्स्ट, हमने डेफिनेशन समझ ली। आते हैं हमारे सेकंड फैक्टर पे, विच इज इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। ओके, सो जब भी इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं बेटा, इनडायरेक्ट टैक्स में जिस पर्सन की लायबिलिटी होती है वो अपनी लायबिलिटी को शिफ्ट कर देता है। समझाते हैं, पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे हम कह रहे हैं द बर्डन टू पे टैक्स कैन बी शिफ्टेड। इसको समझाने के लिए मैं एक बहुत बहुत बेसिक और बहुत इजी सा एग्जांपल लेते हैं, वेर आई एम सेइंग, से फॉर एग्जांपल आपने नॉलेज एकेडमी को फीस पे किया, सो आई एम राइटिंग फीस
पेड टू नॉलेज अकेडमी, राइट? नॉलेज अकेडमी को आप फीस पे कर रहे हो, क्यों फीस पे कर रहे हो? बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट, ठीक है? दिस इज नॉलेज अकेडमी एंड यू हैव अक्वायर्ड दी सर्विसेज। नॉलेज अकेडमी आपको एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। से फॉर एग्जाम्पल आपने नॉलेज अकेडमी को 10,000 रुपीज फीस के तौर पे किए हैं, राइट? नाउ आप सर्विस ले रहे हैं, उस सर्विस को लेने के लिए आपके ऊपर एक टैक्स लाइबिलिटी इम्पोज्ड होती है, बट वो टैक्स लाइबिलिटी जो है आपको पता भी नहीं चलता है, और आपसे बर्डन शिफ्ट होके सामने वाले पर्सन ने जिसको आपको सर्विस प्रोवाइड की है या किसी भी तरह का गुड्स या कमोडिटी सेल किया है उसके पास शिफ्ट हो जाता है। जैसे आपने फीस पे करी नॉलेज अकेडमी को, सो यू आर नॉट अवेयर कि इस 10,000 रुपीज में टैक्स इंक्लूडेड है, बट एक्चुअली इस 10,000 में टैक्स इंक्लूडेड होता है। से फॉर एग्जाम्पल 8,000 रुपीज इज एक्चुअल फीस and 2,000 rupees is the tax that Knowledge Academy has collected from the student. Now ये पूरे 10,000 रुपए आपने किसको पे कर दिए? नॉलेज अकेडमी को। मीन्स टैक्स पे करने का जो बर्डन था आपने नॉलेज अकेडमी को शिफ्ट कर दिया। नाउ नॉलेज अकेडमी हैज द बर्डन टू pay this 2,000 rupees of providing you the services directly to the government, ठीक है? नॉलेज अकेडमी पेज टू द गवर्नमेंट। तो बच्चा लोग यहाँ पर लाइबिलिटी किसकी थी? यहाँ पर लाइबिलिटी स्टूडेंट की थी। भाई सर्विसेज अवेल कौन कर रहा है? स्टूडेंट कर रहा है। नॉलेज एकेडमी ने पे किया तो लाइबिलिटी स्टूडेंट की थी। स्टूडेंट ने वो अपना बर्डन किसके पास शिफ्ट कर दिया? नॉलेज एकेडमी के पास शिफ्ट कर दिया। नाउ नॉलेज एकेडमी इज लायबल टू पे दिस टैक्स टू द गवर्नमेंट। सो यहाँ पे जिस पर्सन की लाइबिलिटी होती है ना बच्चा, वो कभी भी टैक्स पे नहीं करता, रादर वो अपनी लाइबिलिटी को शिफ्ट कर देता है। मैं आपको और एग्जांपल देती हूँ। से फॉर एग्जांपल यू वेंट इनटू अ रेस्टोरेंट, ठीक है? आप एक रेस्टोरेंट में जा रहे हो एंड आपने कोई भी अच्छी सी डेलिकेसी ऑर्डर की है अपने लिए, आप अपने एक फ्रेंड के साथ हो। सो आफ्टर कंप्लीटिंग योर मील, राइट, आपको बिल मिलता है वेटर से एंड यू सी पूरा बिल है, उसमें आपने जो भी फूड मंगाया था उसके सारे कंपोनेंट्स, आपने जो जो ऑर्डर किया था उसका एमआरपी होगा, राइट? देन उसके बाद नीचे लिखा हुआ होता है CGST SGST, which is the components of GST. डेफिनेटली आप करण सर से इस बारे में समझेंगे कि कब CGST SGST आता है, कब IGST आता है, राइट? वेरी बेसिक पार्ट, यू अंडरस्टैंड दैट component in indirect tax. So right now I'm not discussing about that. I'm discussing about कि आप जब रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो आपको बिल में वो कंपोनेंट दिख रहा है, राइट? सो ये टैक्स जो है आपको पे करना है, क्योंकि सर्विसेज किसने ली? कमोडिटीज, मतलब आपने फूड किसने कंज्यूम किया? आपने। तो ये सर्विसेज लेने के लिए, ये फूड कंज्यूम करने के लिए आपको रेस्टोरेंट को एक टैक्स पे करना होता है, जो कि एग्जाम्पल बन सकता है इनडायरेक्ट टैक्स का, दैट इज GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राइट? तो आपने जीएसटी पे करना है, ठीक है? अभी रेस्टोरेंट ने, लाइबिलिटी किसकी थी? सर्विसेज मैंने ली हैं, लाइबिलिटी मेरी थी, पर मैंने पे किसको कर दिया? मैंने रेस्टोरेंट ओनर को पे कर दिया। नाउ रेस्टोरेंट ओनर हैज अ लाइबिलिटी टू पे इट टू दी गवर्नमेंट, ठीक है? मेरी लाइबिलिटी थी, मैंने शिफ्ट कर दी किसके ऊपर? रेस्टोरेंट ओनर के ऊपर। अब रेस्टोरेंट ओनर जाने और गवर्नमेंट जाने, वो पे करते रहेंगे। मुझे रेस्टोरेंट ओनर को पे करना था, मैंने उसको पे कर दिया। सो दिस इज व्हाट इनडायरेक्ट टैक्स मींस। इनडायरेक्ट टैक्स मींस आप अपना बर्डन बहुत इजीली शिफ्ट कर देते हो, और शिफ्ट करते हो तो आपको पता भी नहीं चलता है कि आपका बर्डन जो है शिफ्ट हो गया है। जैसे से फॉर एग्जांपल आपने कोई डिपार्टमेंटल स्टोर से कोई भी प्रोडक्ट उठाया, आपने उसको बिल करवाया, तो जब भी आप बिल देखेंगे वहां पर भी जीएसटी कंपोनेंट होता है, राइट? सो जीएसटी या इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है ना बेटा, हर कंपोनेंट का पार्ट होता है, आपको पता भी नहीं चलता है और वो आपसे कलेक्ट कर लिया जाता है। इज इट क्लियर? सो आई थिंक दिस मस्ट बी क्लियर। अगर हम एग्जाम्पल्स लिखते हैं, आई एम रबिंग दिस सेकेंड एग्जाम्पल, आप नॉलेज अकेडमी वाला एग्जाम्पल कॉपी कर सकते हो। So let me write down the examples. So example can be goods and
सर्विस टैक्स, ठीक है, दैट इज आर जीएसटी. So GST is a kind of indirect tax, ठीक है, which in which the burden is shifted and the person who receives the GST is now liable to pay the tax to the government. Custom ड्यूटी, इसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे इम्पोज होता है, ठीक है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स, राइट. इसके अलावा पहले हुआ करता था वैट, पहले हुआ करता था सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, ये सब जीएसटी के आने के बाद गायब हो गए हैं. कस्टम अभी भी है, पूरा का पूरा है, बिकॉज ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगता है. एंड एक्साइज ड्यूटी आज भी है, कुछ कमोडिटीज पे लगती है, टबैको हो गया, ठीक है, एंड लिकर हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो एक्साइज ड्यूटी इज ऑल्सो देयर टुडे, बट बहुत लिमिटेड केसेस में लगती है. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स. आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई होगी. इसका सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन, दोनों में डिफरेंस समझ रहे हैं हम, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में. सो सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन की बात करते हैं. जब भी हम डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं बेटा, डायरेक्ट टैक्स के अंदर I just want to ask an example कि और द स्टेटमेंट कि कौन सा टैक्स कलेक्ट करना इजी होता होगा. सोचो, अभी बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं उनको ये लगता होगा कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करना इजी है क्योंकि बर्डन जो है शिफ्ट नहीं कर सकते, तो जिस पर्सन को पे करना है वो सीधा सीधा पे कर देगा. अभी इनडायरेक्ट टैक्स में पहले थर्ड पार्टी को पे करो, थर्ड पार्टी गवर्नमेंट को पे करता है, तो इसमें शायद कलेक्शन इजी नहीं होता होगा. बट लेट मी करेक्ट यू. जो डायरेक्ट टैक्स होता है ना, डायरेक्ट टैक्स विच इज इन शॉर्ट कॉल्ड एज डीटी, डायरेक्ट टैक्स इज रिलेटिवली डिफिकल्ट टू कलेक्ट. व्हाई मैम? बिकॉज बेटा यहाँ पर जो लाइबिलिटी है ना, जिस पर्सन ने वो इनकम, ठीक है, यहाँ पे जस्ट राइट द वर्ड अर्निंग इनकम, मीन्स जो पर्सन वो इनकम अर्न कर रहा है वो ही टैक्स पे करेगा. मीन्स डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जितनी भी आप इनकम अर्न करोगे उस इनकम पे आपको टैक्स पे करना है. तभी उसका एग्जाम्पल है इनकम टैक्स, जितना कमाओगे उस पे टैक्स पे करना है. नाउ इनडायरेक्ट टैक्स जो है बेटा वो पता भी नहीं चलता और हमसे कलेक्ट कर लिया जाता है, राइट. सो अब बताओ, डायरेक्ट टैक्स जो है बेटा आपकी कमाने पे लगता है, तो ये जो चीज होती है ना, ये चीज एकदम दिल पे चोट लगती है. बिकॉज आपने कोई पैसा कमाया, अब उसमें से आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है. तो नॉर्मल जो जनरल पब्लिक का जो व्यू पॉइंट होता है वो होता है कि क्यों पे करना है यार, क्यों पे करना है गवर्नमेंट को टैक्स. सो वो एकदम दिल पे चोट देता है. इसलिए आपने सुना भी होगा टैक्स की चोरी करना, टैक्स इवेजन करना, ठीक है, राइट. सो दैट्स वे direct tax is relatively difficult to collect, and indirect tax, that is IDT, is comparatively easier to collect. ठीक है, easier हो जाता है कलेक्ट करना क्योंकि पता ही नहीं चलता है कि कौन सा सोर्स जो है वहां से टैक्स आ रहा है. जैसे आप रेस्टोरेंट में गए तो भी आपने जीएसटी पे करना है, आपने किसी डिपार्टमेंटल स्टोर से कोई छोटी सी भी चीज परचेज करनी है तो उसके अंदर भी टैक्स होता है, राइट. सो आईडीटी कलेक्ट करना ज्यादा इजी होता है. जैसे डायरेक्ट टैक्स इनकम पे इम्पोज होता है, वैसे इनडायरेक्ट टैक्स है ना बेटा, इट इज अ बिजनेस टैक्स. बिजनेस करने में, गुड्स बेचने में, सर्विसेज बेचने में, एक्सपोर्ट करने में, इंपोर्ट करने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में, जितनी भी चीजें बिजनेस से रिलेटेड होती है ना, उन पे इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, ठीक है. सो ये जो होता है कलेक्ट करना इजियर होता है बिकॉज पे करने वाले को पता भी नहीं होता है कि दैट पर्टिकुलर पर्सन इज पेइंग द टैक्स. इज इट क्लियर? ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, whenever we are talking about the direct tax as the type of tax, so direct tax beta जो होता है ना, generates lesser revenue to the government. डायरेक्ट टैक्स जो होता है कंपैरेटिवली कम रेवेन्यू जनरेट करता है, किसको? गवर्नमेंट को. एंड व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, आईडीटी generates more revenue to the government. रीजन बीइंग बेटा बहुत ही सिंपल सा है,
हर बार गवर्नमेंट का हर कंपोनेंट में, हर बिजनेस में टैक्स कलेक्ट होता जा रहा है, होता जा रहा है। पे करने वाले को पता नहीं होता है वो टैक्स पे कर रहा है, पर कलेक्ट करने वाला सर्टेनली कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे देता है। सो ये जो होता है ना, कलेक्ट करना इजी होता है। बट डायरेक्ट टैक्स होता है ना, यहाँ पे लोग कुछ घपला कर सकते हैं, कुछ फ्रॉड कर सकते हैं, कुछ टैक्स एवेजन कर सकते हैं, राइट। सो इसलिए उस चीज को कहते हैं ना, कलेक्ट करना गवर्नमेंट के लिए डिफिकल्ट होता है, तो थोड़ा सा रेवेन्यू कम होता है। आईटीटी का रेवेन्यू गवर्नमेंट के लिए थोड़ा ज्यादा होता है। एंड लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज डायरेक्ट टैक्स इज progressive in nature. Now, what do we understand by the word progressive? Let's try to understand it with the meaning of the word progressive. So, beta, progressive means something that is progressing, means something that is increasing. So ये बोल रहा है डायरेक्ट टैक्स जो होता है प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। इसका मतलब है जैसे जैसे आपकी इनकम जो है इंक्रीज होगी, वैसे वैसे आपका टैक्स भी इंक्रीज होगा। मतलब हायर द इनकम, हायर टैक्स यू हैव टू पे। और अगर इनकम डिक्रीज हो रही है तो फिर आपको टैक्स भी कम पे करना है। जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना ज्यादा टैक्स इंपोज होगा। इनकम कम है, टैक्स भी कम पे करना पड़ेगा। सो डायरेक्ट टैक्स जो है प्रोग्रेसिव का मतलब होता है इनकम बढ़ेगी टैक्स बढ़ेगा, इनकम घटेगी टैक्स घटेगा। On the other hand, when we are talking about IDT as in the picture, so IDT is regressive in nature. ठीक है, IDT is regressive in nature. Say for example, आप किसी रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, सपोज आपने डोमिनोज के आउटलेट पे आप कहीं पे बैठे हो, एंड उस आउटलेट पे एक सेलिब्रिटी वॉक इन करता है, राइट। आप भी हो उधर, एंड आप मान लो जयपुर में किसी मैकडी पे आप बैठे हो और वहां पर एक सेलिब्रिटी वॉक इन कर रहा है सेम डोमिनोज में, ठीक है। सो आपने से फॉर एग्जाम्पल जो भी पिज्जा ऑर्डर किया है, इट इज कॉस्टिंग समवेयर 900 रुपीज मान लेते हैं। सो आपने एक पिज्जा ऑर्डर किया है जो है 1000 रुपीज का। दैट सेलिब्रिटी वॉक्स इन एंड ही और शी वॉट एवर इट इज ऑल्सो ऑर्डर्स द सेम पिज्जा, ठीक है, सेम पिज्जा ऑर्डर करते हैं। तो अब यहाँ पे सवाल ये है कि मैं जो 1000 रुपए पे करूंगा, क्या वो सेलिब्रिटी से भी उस पिज्जा के 1000 रुपए लिए जाएंगे या ज्यादा पैसे लिए जाएंगे? सो बहुत ही लॉजिकल सा है मैम, क्यों हम, हाँ, मेरे से ज्यादा क्यों लिए जाएंगे या सेलिब्रिटी से ज्यादा या कम क्यों लिए जाएंगे? दोनों से एक लिए जाएंगे, बिकॉज मेन्यू इज देयर। इफ समथिंग इज कॉस्टिंग 500 रुपीज, इवन आई विल पे 500। सामने वाला पर्सन, अब वो कितनी भी तोड़ चीज क्यों ना हो, ठीक है, अंबानी ही क्यों ना आ जाए, वो इंसान भी उस चीज के उतने ही पैसे देगा जितने मैं दूंगा। सो इनकम डजंट डिसाइड द टैक्स। जैसे से फॉर एग्जाम्पल जिस पे फिक्स रेट है, जैसे किसी पे अपन को कुछ गुड्स है, कुछ सर्विसेज हैं, उसके बाइंग एंड सेलिंग पे आपको 18% टैक्स देना है। तो अभी आप खरीदो, अमिताभ बच्चन खरीदे, सलमान खान खरीदे, अंबानी जी खरीदे, कोई भी खरीदे, मुझे 18% देना है तो उनको भी 18% देना पड़ेगा। तो रिग्रेसिव का मतलब होता है इनकम आप कितनी कमा रहे हो, ज्यादा से ज्यादा या कम से कम। अभी पुअर से पुअर इंसान भी अगर वो चीज कंज्यूम कर रहा है तो उसको भी उतना ही टैक्स देना है। अमीर से अमीर भी कर रहा है तो भी उसको उतना ही टैक्स देना। तो रिग्रेसिव मींस इनकम डजंट डिसाइड द टैक्स, इट इज जितना एक इंडिविजुअल पर्सन से कलेक्ट किया जाएगा, अगर वो रिच है पुअर है, उतना ही किसी थर्ड पर्सन से भी कलेक्ट किया जाएगा। सो हियर वी कंप्लीट द बेसिक डिफरेंसेस अबाउट द डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। सो लेट मी टेल यू, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो डायरेक्टली इम्पोज होता है उस पर्सन पे जिसकी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी मींस आपने इनकम अर्न करी है, अब आपको टैक्स पे करना है। जितनी ज्यादा इनकम अर्न करोगे उतना ज्यादा टैक्स पे करना है। इनडायरेक्ट टैक्स ऑन द अदर हैंड, लाइबिलिटी या बर्डन जो है वो शिफ्ट हो जाता है, बिकॉज मैंने सर्विसेज अवेल करी हैं, तो मैं जो भी सर्विस प्रोवाइडर है या गुड्स का सेलर है उसको पूरा अमाउंट पे कर देता हूँ, और उस पूरे अमाउंट का एक कंपोनेंट जीएसटी होता है जो वो मेरे बिहाफ पे गवर्नमेंट को पे कर देगा, राइट। सो दैट इज व्हाट वी से बर्डन इज शिफ्टेड। नाउ यहाँ पर बर्डन शिफ्ट होता है, दैट्स व्हाई वी से इट इज रिग्रेसिव इन नेचर। इनकम डजंट डिसाइड द टैक्सेशन अमाउंट, ठीक है, चाहे रिच हो पुअर हो, सेम अमाउंट ऑफ टैक्स यू हैव टू पे।
Now, from the viewpoint of revenue to the government, DT, since DT hurts the sentiments of the public, means हमने इनकम कमाई, अब हार्ड अर्न मनी गवर्नमेंट को देना है यूं ही टैक्स के नाम पे, सो थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो कलेक्शन जो है वहां पे रेवेन्यू थोड़ा कम हो जाता है। एंड आईडीटी जो है पे करते वक्त पता भी नहीं चलता है, अभी रेस्टोरेंट में जाके जीएसटी पे कर रहे हैं तो आर्ग्यू थोड़ी करते हैं क्यों गवर्नमेंट को टैक्स दें, जाके चुपचाप दे के आ जाता है, ठीक है, पता भी नहीं चलता है। सो वो थोड़ा रिलेटिवली ईजियर होता है कलेक्ट करना एंड जनरेट भी करता है मोर रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। कल बात कर रहे थे गवर्नमेंट टैक्स कैसे कलेक्ट करती है, ठीक है, पावर कहाँ से मिलता है, मनी कहाँ से आता है, पेपर पैटर्न देख लिया, ठीक है, हिस्ट्री देख ली इनकम टैक्स की। 1860 में फर्स्ट बजट आया था, जेम्स विल्सन ने दिया था, ठीक है, ही वाज अ स्कॉटिश पर्सन एंड उन्होंने बजट इंट्रोड्यूस किया था, बट इतने अपोजिशन के बाद और इतने साल डिस्कशन के बाद फाइनली 1992 में फर्स्ट इनकम टैक्स एक्ट आया था। बट सिंस इट वाज अ टाइम पीरियड और द एक्ट वाज बिलोंगिंग टू द टाइम पीरियड बिफोर द इंडिपेंडेंस, उसको पूरा हटा के 1961 में नया एक्ट लाया गया था। एंड उसके बाद जो है 1962 में रूल्स आए थे, मैंने आपको बताया था एक्ट के अंदर क्या होते हैं, प्रोविजंस होते हैं, और रूल्स जो होते हैं उसके अंदर उस चीज को इंटरप्रेट करने के लिए रूल्स के अंदर इंटरप्रिटेशन होता है कि आप कैसे उस लॉ को, उस प्रोविजन को समझ सकते हैं, राइट। चलो, सो दिस वाज ऑल अबाउट द टैक्स। अब यहां तक हम कॉमन बात कर रहे थे, जीएसटी भी चल रहा था, डायरेक्ट टैक्स भी चल रहा था, जनरली हमने डायरेक्ट टैक्स के लिए यूनियन लिस्ट आर्टिकल 246 था, इनडायरेक्ट के लिए मैंने आपको आर्टिकल 246 ए जो हो सकता है, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स में स्पेशली फॉर जीएसटी, हाँ, बाकी अगर हम बात करें कस्टम और एक्साइज तो ये 246 में ही है। सिर्फ जीएसटी के लिए एक नया आर्टिकल आया था, दैट वाज 246 ए, ठीक है, और ये भी जो है डायरेक्ट टैक्स का भी 246 में ही है, ठीक है। सो नाउ अभी तक दोनों टैक्सेस की बात कर रहे थे, अब हम हमारा डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ करेंगे इनकम टैक्स पर। अभी तक हमारा जनरलाइज डिस्कशन चल रहा था, जनरल डिस्कशन चल रहा था अबाउट बोथ द काइंड ऑफ टैक्सेस, गवर्नमेंट कैसे टैक्स कलेक्ट करती है, पावर कहां से मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। अब हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ हमारे इनकम टैक्स के बारे में, विच इज द मेन सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस 100% मार्क्स फॉर योर इंटर एग्जाम्स, राइट। ओके, सो जब भी हम इनकम टैक्स की बात करते हैं, ठीक है, सो इनकम टैक्स इज दी, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट इज इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। सो एक बार समझ लेते हैं इस एक्ट का पहला सेक्शन, which is section number 1. So this section number 1 of Income Tax Act 1961 says what? Income Tax Act 1961 section 1 is about the short title, extent and commencement. मतलब सेक्शन नंबर 1 बात करता है भाई शॉर्ट टाइटल जो है इस एक्ट का क्या है, शॉर्ट टाइटल ऑफ द एक्ट इज इनकम टैक्स एक्ट 1961। मतलब इसका शॉर्ट में नाम क्या लिया जाता है भाई, शॉर्ट में हम इसको बुलाते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961, राइट। अब जब भी एक्सटेंट की बात करते हैं बेटा, एक्सटेंट मतलब कहां कहां पर एप्लीकेबल है, सो हम बोलेंगे एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, राइट, JNK को इंक्लूड करके होता है। सो एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। नाउ बेटा आपने आपके फाउंडेशन लेवल पे लॉ पढ़ा है, राइट। आप लॉ के अंदर आपने देखा होगा जब भी यूजुअली जो सेक्शन नंबर 1 होता है वो हमेशा एक्ट के नाम के बारे में, एक्ट कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है, कब से चालू हुआ था उस बारे में बात करता है। तो बेटा एक्ट तो 1961 में आ गया था, बट कमेंस हुआ था, मींस इनफोर्स हुआ था, चालू हुआ था, कमेंस्ड फ्रॉम 1st of
अप्रैल 1962, ठीक है। एक्ट 1961 में आ गया था, चालू मींस इनफोर्स हुआ था 1962 से। सो सेक्शन नंबर 1 किसी भी एक्ट का उसके टाइटल के बारे में, उसके एक्सटेंट कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल होता है और कब से आया था उस बारे में होता है। सो हमने सेक्शन नंबर 1 देख लिया। नाउ मुझे आप लोगों के साथ कुछ चीजें, कुछ टर्म्स डिस्कस करने हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम काफी सारे टर्म्स देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे इनकम टैक्स के स्टेप्स, ठीक है। सो ये वाला पोर्शन रहेगा आज की क्लास का हमारा मेन एरिया। सो यू हैव टू राइट डाउन दी इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है। सो हम एक एक करके सारे टर्म्स लिखना स्टार्ट करेंगे। चलो, so the first term here is the what do we understand by the word act। बहुत बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं ताकि नया नया सब्जेक्ट है, हर एक चीज अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। सो व्हाट इज एक्ट? सो एक्ट वी से एनी enactment थैंक यू भैया, any enactment passed by the law। So any enactment, so what do we understand by the word enactment means किसी भी तरह का कानून, ठीक है, और किसी भी तरह का प्रोविजन जो हमारा इंडिया का कानून जो है उसको लेकर आता है। जैसे से फॉर एग्जांपल मैंने आपको कल बताया था कि पहले एक ड्राफ्टेड पोर्शन होता है, देन उस ड्राफ्टेड पोर्शन को पार्लियामेंट में रखा जाता है, दोनों जो हमारी लोकसभा राज्यसभा है दोनों की मंजूरी मिल जाती है, उसके बाद जाकर ये एक्ट बनता है। तो एक इनैक्टमेंट विच इज पास्ड बाय द लॉ हम उसको बोलते हैं, सॉरी आई एम रियली सॉरी, यहाँ पर एक करेक्शन है। एनी इनैक्टमेंट पास्ड बाय द पार्लियामेंट। सो इनैक्टमेंट मैंने आपको बताया था ये होता है एक तरह का लॉ, दैट इज कानून, किसी भी तरह का कानून जो कौन पास कर रहा है, हमारा पार्लियामेंट। सो मैंने यही बोला आपको, एक ड्राफ्ट पोर्शन होता है जो पार्लियामेंट में प्लेस करते हो, फिर पार्लियामेंट के दोनों सभा, राज्यसभा लोकसभा की मंजूरी मिल जाने के बाद प्रेसिडेंट अपनी एसेंट दे देता है, एक्सेप्टेंस दे देता है, उसके बाद वो एक्ट बनता है। तो किसी भी तरह का कानून जो पार्लियामेंट ने पास किया है वो कहलाता है हमारा एक्ट। सेकंड इज रूल्स। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द वर्ड रूल्स, ठीक है। सो वी से इट कंटेन्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्ट। मैंने आपको कल बताया भी था कि से फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो ये एक्ट बोल रहा है, किस रेट से चार्ज करना है वो कैसे पता चलेगा, जब रूल्स पढ़ेंगे कि ओके ठीक है एक्ट बोलता है, ये लॉ है, ये कानून है, ये प्रोविजन है, इस तरीके से आपको करना है। करना कैसे है, किस रेट से चार्ज करना है, इंटरप्रेट कैसे होगा, कैलकुलेट कैसे करेंगे, वो सब बताएंगे हमें रूल्स। इज इट क्लियर? Is it clear, guys? Chalo. So the third part here we start is the sections. ठीक है? What are sections? So whenever we are talking about the word sections, so sections का मतलब होता है आप एक्ट को, आपको पता है ऑलरेडी, ये सारी चीजें आपको पता है, बट स्टिल हम सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिक ग्राउंड वर्क लेकर हम चल रहे हैं, समझते समझते आगे चलेंगे। सो सेक्शंस के बारे में जब भी बात कर रहे हैं, सो वी से डिवीजन ऑफ एक्ट इन अ सिस्टमैटिक मैनर, ठीक है, एक्ट को तोड़ देना,
इतने छोटे छोटे टुकड़ों में कि उसको समझना आसान हो जाए। क्योंकि आप एक चीज समझो, जब भी हम एक एक्ट की बात करें बेटा, एक चैप्टर की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्ट। सो एक्ट इज वेरी ह्यूज। उसको समझने के लिए आपको अलग अलग पार्ट में, अलग अलग सेक्शंस में उस एक्ट को डिवाइड करना पड़ता है। तो जब भी आप एक्ट के टुकड़े कर देते हो, उसको अलग अलग टुकड़ों में बांट देते हो, उनको हम बोलते हैं सेक्शंस। इज इट क्लियर? चलो गाइस, सो क्विकली कॉपी इट डाउन। अगर आपको ये सेक्शन नंबर 1 एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स कॉपी करने, प्लीज क्विकली कॉपी इट डाउन। आई विल हैव माय टी। ओके, जो फोर्थ टर्म हम देखेंगे वो है हमारे स्केड्यूल्स, और बहुत लोग इसको शेड्यूल्स भी बोलते हैं, स्केड्यूल्स बोल लो। schedules contains formats and tables, contains formats and tables required to fulfill the purpose of the act। देखो, एक्ट को समझने के लिए हम सेक्शंस में बांटते हैं। सेक्शंस के अंदर जो लॉ होता है उसको हम अलग अलग शेड्यूल्स में बांटते हैं या स्केड्यूल्स में बांटते हैं। टेबल फॉर्म में होता है, फॉर्मेट होता है, ताकि आप उस सेक्शन को समझ सको। क्योंकि सेक्शन समझ में आएगा तो एक्ट समझ में आएगा, राइट। उसके बाद हमारा टर्म्स आता है एनेक्शर्स। आप लिख लो ये। फिफ्थ इज annexures। It contains the explanation to the terms used in the act or रूल्स। एक्सप्लेनेशन मैम कैसी एक्सप्लेनेशन? से फॉर एग्जांपल बेटा, जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो कुछ ऐसा डिफिकल्ट शब्द आ जाता है या कुछ ऐसा डिफिकल्ट वर्ड आ जाता है जिसका मतलब हमें पता नहीं होता, तो वी रेफर द डिक्शनरी, राइट। सो इसी तरीके से एनेक्चर जो होता है बेटा, वो इनकम टैक्स एक्ट की डिक्शनरी है। कुछ भी ऐसे टर्म्स जो एक्ट में यूज किए गए हैं उसका मतलब नहीं समझ में आ रहा, सो यू विल रेफर द एनेक्चर। वो आपको उन टर्म्स का एक्सप्लेनेशन देंगे जो रूल्स में और एक्ट में यूज किए गए हैं। सो एक्ट क्या होता है? किसी भी तरह का कानून जो पार्लियामेंट पास कर रहा है। रूल्स क्या होता है? रूल्स कंटेन करते हैं इंटरप्रिटेशन, मींस एक्ट को समझने के लिए आपको रूल्स को पढ़ना पड़ता है। सेक्शंस, एक्ट को समझने के लिए एक्ट को सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। अभी सेक्शन को समझने के लिए हमने उसको टेबल फॉर्म में, फॉर्मेट्स में दे रखा है। उन फॉर्मेट्स को समझोगे तो सेक्शन समझ में आएंगे, सेक्शन समझ में आएंगे तो एक्ट समझ में आएगा। अब जब भी आप सेक्शन समझोगे या एक्ट समझोगे या रूल समझोगे तो आपको बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे। उन टर्म्स का एक्सप्लेनेशन कहाँ दिया हुआ है? उन टर्म्स का एक्सप्लेनेशन एनेक्चर में दिया हुआ है, राइट। चलो, नेक्स्ट इज, आप लिख लो ये एक बार। ओके, सो 5 टर्म्स हमने पढ़े, 3-4 और है, क्विकली देख लेते हैं। असेसी,
नाउ दिस इज अ न्यू टर्म फॉर यू गाइज। असेसी का मतलब क्या होता है मैम? असेसी का मतलब होता है एनी पर्सन हु इज required to pay the tax। जो भी पर्सन जिसको टैक्स पे करने की जरूरत है उसको टैक्स में या लॉ में एक टर्म दिया गया है जिसका नाम है असेसी। सो इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो समझने के लिए, टैक्स पेयर। सो टैक्स पेयर इज अ पर्सन हु इज डिनोटेड और हु इज कॉल्ड एज असेसी। राइट नाउ देयर इज अ पर्सन or there is a term named as assessment। So it is the procedure to determine, or I can say calculate the tax. It is the procedure to determine or calculate the tax payable by the is it clear? असेसी क्या होता है? पर्सन जो टैक्स पे करता है उसका टैक्स कैलकुलेट कैसे होगा, वो जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं, क्या ऐड होना चाहिए इनकम, क्या लेस होना चाहिए, उस सारी चीज को हम असेसमेंट बोलते हैं। द प्रोसीजर टू कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी पेबल बाय द असेसी। नाउ एट्थ इज द डेफिनेशन ऑफ द पर्सन्स। आज मैं आपको सिर्फ ये टर्म्स जो बता रही हूँ बेटा, इसमें हम कहीं भी इन टर्म्स के सेक्शन नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे स्पेसिफिकली एनेक्चर, शेड्यूल, सेक्शन, रूल्स एक्ट, इनके कोई सेक्शंस नहीं है। बट असेसी, असेसमेंट पर्सन्स, इनके कुछ सेक्शंस हैं, क्योंकि हम अब क्या पढ़ रहे हैं, ये एक तरह की डेफिनेशंस हैं, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं। बट मैं आज आपको सेक्शंस की दुविधा में नहीं फंसाऊंगी, वो जैसे जैसे हम क्लास करते जाएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी। इफ यू वांट टू राइट इट डाउन, मैं आपको जब नोट से पढ़ाऊंगी कल की क्लास में, तब आपको क्लिक हो जाएगा। असेसी जो है बेटा, इट इज सेक्शन नंबर 2, ठीक है, क्लॉज 7। असेसमेंट इज सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 8 एंड पर्सन इज सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 31। ठीक है, नाउ लास्ट डेफिनेशन फॉर द टुडेज क्लास इज द डेफिनेशन ऑफ द पर्सन हु इज द पर्सन। सो बेटा इनकम टैक्स कौन कौन पे करता होगा? सिर्फ हम पे करते हैं, मींस हम इंडिविजुअल पे करते हैं। ठीक है, इनकम टैक्स जो है बेटा हर कोई पे करता है, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे वो HUF हो, ठीक है, चाहे वो फर्म हो, एंड फर्म में कैटेगरी है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, LLP जिसको बोलते हैं वो हो, या किसी भी तरह की कंपनी हो। लेट मी राइट इट डाउन, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, नाउ आता है टर्म AOP जिसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। सो मैम इसको हम थोड़ा सा रुक के समझेंगे, क्योंकि अभी हम समझ रहे हैं कि पर्सन्स क्या होता है। ठीक है, BOI दैट इज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स लोकल अथॉरिटी, जैसे हमारी म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह होती हैं, वो भी पर्सन्स की डेफिनेशन में आ जाती है। और इनकम टैक्स पर्सन से कलेक्ट किया जाता है, मतलब इनमें जो जो लोग आएंगे वो सब इनकम टैक्स पे
करेंगे। एंड लास्ट इज AJP, दैट इज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, राइट। नाउ पर्सन्स इंक्लूड हमें समझ में आ गया है मैम, बहुत इजी है। इंडिविजुअल अच्छे से समझ में आ रहा है। HUF भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। फर्म क्या होता है वो भी समझ में आ गया। कंपनी क्या होता है, नाउ कंपनी इंक्लूड्स डोमेस्टिक कंपनी एंड फॉरेन कंपनी। क्यों आती है फॉरेन कंपनी वो आगे देखेंगे। AOP और BOI ये दो चीजें मुझे आपको समझानी है। नाउ पर्सन्स में ये 8 लोग होते हैं बेटा। जब भी हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स की बात करते हैं, सो पर्सन्स मींस इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कंपनी, फर्म, LLP, लोकल अथॉरिटी, ये सारे लोग पर्सन्स की डेफिनेशन में आ गए। तो इनमें से एक से ज्यादा कोई भी पर्सन मिलके जब किसी कॉमन मोटिव के लिए काम करता है तो उसको हम बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। से फॉर एग्जांपल एक फर्म ने और एक कंपनी ने मिलके पार्टनरशिप में कोई काम कर लिया, ये एक इंडिविजुअल ने और एक LLP ने मिलके काम कर लिया, ठीक है। कंपनी ने एक लोकल अथॉरिटी के साथ मिलके काम कर लिया, एक कंपनी ने एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के साथ मिलके काम कर लिया। सो ऑल दिस इज व्हाट, दिस इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। पर्सन्स में से मतलब किसी भी के भी साथ आप मिलके कॉमन मोटिव के लिए काम कर रहे हो, दैट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, नाउ इंडिविजुअल्स मींस आपके और मेरे जैसे लोग जो फर्स्ट यहाँ पर इंक्लूड है। इंडिविजुअल मींस कोई लोग जब मिलके काम करते हैं तो बेटा उसको बोलते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। वहां पे सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स जो है किसी कॉमन मोटिव के लिए मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। जब कोई ह्यूमन बीइंग मींस इंडिविजुअल किसी कंपनी के साथ काम कर रहा है तो यहाँ पे दो पर्सन्स आ गए, इंडिविजुअल भी आ गया और कंपनी भी आ गई, ठीक है। सो दोनों क्या है, पर्सन्स है। जब दो पर्सन्स मिल जाते हैं तब हम उनको बोलते हैं दे आर एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। दो इंडिविजुअल या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स मिल जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। इज इट क्लियर? नाउ आता है लोकल अथॉरिटी। मैंने आपको एग्जांपल दिया, म्यूनिसिपैलिटीज जो होती है लोकल ज्यूरिसडिक्शन में जो काम करने वाले लोग होते हैं। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन मींस एक कंपनी जो होती है और एक कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं दोनों अलग होते हैं, क्योंकि कंपनी की जो बेटा इमेज होती है इट इज सेपरेट फ्रॉम द ओनर, राइट। सो दैट इज व्हाट, कंपनी क्या हो गया, एक तरह का आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन ही है। तो ये एक टर्म नहीं था, लास्ट में लिख दिया है। Is it clear? So here we complete the several terms that we have to study, starting with the act, rules, sections, schedules, annexures, assessee, assessment and last में persons. So ये terms इस चैप्टर को या इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले समझना बहुत ज्यादा जरूरी थे, ठीक है। अब हमारे पास आता है कि इनकम टैक्स के क्या स्टेप्स रहते हैं कैलकुलेट करने के, जिसमें मैं आपको पूरे आपके सब्जेक्ट का पूरे हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं उसके बारे में आइडिया दूंगी। सो आप एक बार क्विकली यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। Steps to calculate income tax. Steps to calculate income tax. Now, step number 1 जो है वो है identify the residential स्टेटस। बेटा ये जो कल से आज हम पढ़ रहे हैं ना, ये पूरा हमारा इनकम टैक्स का चैप्टर नंबर 1 है, दैट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब ये जो भी चीजें पढ़ी है बेटा ये जाया नहीं है, ये सारी चीजें हमारे चैप्टर नंबर 1 दैट इज इंट्रोडक्शन में हमने मेंशन की हैं। और मैं ये इंट्रोडक्शन आपको नोट से कल की क्लास से मींस नेक्स्ट क्लास से पढ़ाना चालू करूंगी। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द इनकम टैक्स एक्ट। So first chapter is introduction. Second chapter that we will start is the
रेसिडेंशियल स्टेटस, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ सबसे पहले इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको ये डिटरमाइन करना होता है कि बंदा इंडिया में रेसिडेंट है या नहीं। रेसिडेंट क्या होता है अभी नहीं बताऊंगी। रेसिडेंट का मतलब इंडिया में रहने वाला पर्सन। सो इंडिया में रहेगा तभी तो इंडिया में टैक्स पे करेगा। अभी सिर्फ इतना सा समझो। अगर हमारे को हमारा जवाब मिल जाता है कि हाँ रेसिडेंट है, तब तो हम स्टेप 2 पे आएंगे। मान के चलो नॉन रेसिडेंट है तो वो बाद में देखेंगे, नॉन रेसिडेंट के केस में भी इंडिया में टैक्स लगता है, बट अभी आप सिर्फ इतना समझो इंडिया में रेसिडेंट है तो टैक्स देगा। बाद में पढ़ेंगे नॉन रेसिडेंट कब कब टैक्स देता है, ठीक है। सो स्टेप्स 2 इज डिटरमाइन। अभी पता चल गया बंदा इंडिया में रेसिडेंट है, अब पता करो उसकी इनकम कितनी है। सो डिटरमाइन द इनकम ऑफ असेसी। सो इनकम टैक्स में बेटा 5 ऐसे सोर्सेज हैं जहां से आप इनकम अर्न कर सकते हो, जिनको 5 हेड्स बोला जाता है, राइट। सो फर्स्ट हेड इज आप सैलरी से अर्न कर सकते हो। सेकेंड हेड इज यू कैन अर्न फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन द फॉर्म ऑफ रेंटल इनकम, ठीक है। यू कैन अर्न फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है। यू कैन अर्न फ्रॉम द कैपिटल गेन्स। सो कैपिटल गेन मैं आपको बता देती हूँ। आपको सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन तीनों चीजें पता है। कैपिटल गेन क्या होता है बेटा, जैसे से फॉर एग्जांपल मैंने एक पीस ऑफ लैंड था जो 2010 में खरीदा था। अब आज 2021 में मैं उस लैंड को बेच रही हूँ। सो उस लैंड पे सर्टेनली मुझे कुछ मुनाफा होगा, कुछ फायदा होगा। अगर होता है तो उसको हम कहते हैं कैपिटल गेन। अब मैं लैंड सेल करूं, बिल्डिंग सेल करूं, किसी भी तरह का एसेट सेल करूं, ये सारी चीजें कैपिटल गेन में आती हैं। आपके लिए नई चीज है, अभी सिर्फ इतना ही समझो, ठीक है। और लास्ट होता है अदर इनकम। मींस जो कि अब सैलरी नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम नहीं है, बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम नहीं है, कैपिटल गेन की इनकम नहीं है, तो अब जो भी बच गया वो सब आ जाएगा अदर इनकम में। सो ये एक रेसिडुअल हेड है। मींस अबव 4 हेड्स में जो जो कवर नहीं हुआ होगा और बच गया होगा वो इधर कवर हो जाएगा। सो एक पर्सन जो है उसकी इनकम कैलकुलेट करने के लिए आपको पांचों हेड्स देखने पड़ते हैं कि यार क्या ये बंदा सिर्फ सैलरी से कमा रहा है तो उसकी इनकम सिर्फ सैलरी होगी। अभी कोई पर्सन है जो जॉब भी कर रहा है, पार्ट टाइम बिजनेस भी कर रहा है, तो उसकी इनकम सैलरी में भी जाएगी, उसकी इनकम बिजनेस में भी जाएगी। सो यू हैव टू डिटरमाइन द इनकम ऑफ द असेसी। इनकम यहाँ पर मतलब टोटल ऑफ 5 हेड्स। मींस टोटल ऑफ 5 हेड्स मींस अगर एक ही हेड में है तो बाकी चारों हेड्स का कुछ भी नहीं जाएगा, जीरो हो जाएगा। बट एक से ज्यादा हेड में है तो टोटल इनकम डिटरमाइन करने के लिए आपको सारे हेड्स को, जिस जिस हेड में आपकी इनकम है उसको ऐड करना पड़ेगा। तो जब भी आपने जो है डिटरमाइन कर लिए हैं पांचों हेड्स की इनकम, लेट मी टेल यू, यहाँ पर एक चैप्टर नंबर 3 आएगा जो आपको बताएगा रेसिडेंट होने के बाद कौन कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है, राइट। फिर ये हो जाएगा आपका चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8, ठीक है। सो यहाँ तक जब भी आप पढ़ोगे स्टेप नंबर 1 तक ये एक पार्ट है। स्टेप नंबर 2 में ये हमारे सब्जेक्ट का दूसरा पार्ट है, ठीक है। सो पहले हम रेसिडेंशियल स्टेटस और ये चैप्टर नंबर 3 को बोलते हैं स्कोप ऑफ टोटल इनकम, क्या होता है देखेंगे, ठीक है। ये दोनों चैप्टर से डिटरमाइन किया जाता है कि बंदा रेसिडेंट है या नहीं है। अब पता चल गया बंदा रेसिडेंट है तो कौन कौन सी इनकम कमाता है ये पांचों हेड्स में। सो यू विल डू व्हाट, यू विल टेक कैलकुलेट टोटल इनकम, ठीक है। नाउ स्टेप 3 जो होता है वो होता है एडजस्टमेंट्स का। नाउ एडजस्टमेंट्स हियर मींस पहला एडजस्टमेंट जो है आपकी ये टोटल इनकम निकल गई। अब आपको पहला एडजस्टमेंट जो करना है वो करना है क्लबिंग का, ठीक है। सो मैम व्हाट इज क्लबिंग? से फॉर एग्जाम्पल बेटा कोई छोटे बच्चे हैं, आपने देखा होगा ऑब्वियसली ये जो डांस रियलिटी शोज होते हैं, छोटे एक्टर्स होते हैं,
ये लोग बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ इनकम या बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करते हैं बचपन में ही काम करके, राइट? सो अभी दे आर नॉट अबव द एज ऑफ 18। एज ऑफ 18 से अबव होगे तभी तो आपका पैन कार्ड बनेगा, और पैन कार्ड बनेगा तभी तो आप टैक्स पे करोगे, राइट? सो अभी ये जो छोटे लोग हैं, इनका पैन कार्ड ही नहीं है, तो इनकी इनकम पे टैक्स क्या गवर्नमेंट जाने देगी? नहीं बेटा। उनके पेरेंट्स की इनकम में वो इनकम क्या हो जाती है? क्लब हो जाती है, मर्ज हो जाती है। तो जब भी आपने टोटल इनकम कैलकुलेट करी तो आप देखोगे ऐसी कोई इनकम तो नहीं है जो क्लब होनी चाहिए या जो मर्ज होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो उसको भी ऐड कर दो, ठीक है? से फॉर एग्जाम्पल ऐसी कोई इनकम जिसपे टीडीएस या टीसीएस ऑलरेडी डिडक्टेड है, ठीक है, उसको यहाँ से हम लेस कर देंगे। मींस जैसे से फॉर एग्जाम्पल मेरी कोई इनकम है जिसपे ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट था। टैक्स डिडक्टेड क्या होता है, ये हमारा एक चैप्टर है, देखेंगे इसको भी। चैप्टर नंबर 9 ये है क्लबिंग, चैप्टर नंबर 10 आपका टीडीएस है। मतलब आपने जब भी इनकम कमाई, आपको इनकम देने वाले ने आपको देने से पहले क्या कर दिया है? टैक्स डिडक्ट करके आपको इनकम दी है। मींस पहले ही आप अपना टैक्स आप अपने पास ही रख लिया। जैसे से फॉर एग्जांपल मैं एम्प्लॉयर हूँ, आप एम्प्लॉय हो, मैं आपको सैलरी दे रहा हूँ, तो आपको सैलरी देने से पहले ही मैंने आपका टैक्स डिडक्ट कर दिया और गवर्नमेंट को जमा करा दिया। तो ऐसी कोई इनकम होगी जिसपे ऑलरेडी टैक्स डिडक्टेड है, उसको हटा देंगे, राइट? स्टेप नंबर 4 इज टोटल एडजस्टेड इनकम। ठीक है, ये एडजस्टमेंट करने के बाद अब हमारे पास आ गई है टोटल एडजस्टेड इनकम। इसमें से स्टेप नंबर 5 जो है, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा डिडक्शंस का। डिडक्शंस मींस कुछ चीजें हैं जो इस एडजस्टेड इनकम में से डिडक्ट होती हैं, ठीक है, या एडजस्टेड इनकम को हम ग्रॉस इनकम भी बोलते हैं, ठीक है। सो अब ये डिडक्शंस क्या होते हैं मैम? मैम डिडक्शंस ये होते हैं कि सपोज आपने साल भर में किसी ना किसी तौर का इन्वेस्टमेंट किया है। आपने आपके पेरेंट्स को बोलते हुए सुना होगा, यार टैक्स सेविंग एफडीआर करवा लो, यार एलआईसी में पैसा लगा लो, या पोस्ट ऑफिस में पीएलआई करवा लो, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आरडी करवा लो, ठीक है। ये सारी चीजें जो होती हैं, इस पे गवर्नमेंट आपको एक बचत करने का तरीका बताती है कि भाई आपने इतना कुछ परसेंटेज अमाउंट है, इतना अगर आपने साल में पे किया है तो वो आपकी इनकम से डिडक्ट हो जाएगा। ये एक तरह का फायदा हम आपको दे रहे हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल आपने सुकन्या समृद्धि के बारे में सुना होगा। जो गर्ल्स बिलो द एज ऑफ 10 हैं, उनके लिए एक ये स्कीम है कि उनके पेरेंट्स उनके लिए सुकन्या समृद्धि पॉलिसी करवा सकते हैं, जहाँ पे वो महीने टू महीने अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट डालते रहेंगे। एंड जब वो बच्चा 18 साल के बाद का हो रहा है तो उस जितना भी पैसा आपने पे किया उस पर अच्छा खासा इंटरेस्ट पे करके गवर्नमेंट उस गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन के लिए, उसकी मैरिज के लिए अच्छा खासा पैसा देती है। तो आज अगर आपने सुकन्या समृद्धि में कुछ भी डाला है या दिखाया है, तो वो यहाँ पे गवर्नमेंट आपको डिडक्ट करने के लिए, वो खर्चा आपको डिडक्ट करने के लिए अलाउ करती है। इस खर्चे की एक अपर लिमिट है 1.5 लाख रुपए, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। ये भी देखेंगे जब पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप इतना समझो कि मेरी इनकम में से कुछ पोर्शन डिडक्ट हो जाएगा, जिसको डिडक्शंस बोलते हैं। इसके बाद आ जाएगा मेरा स्टेप 6, दैट इज नेट इनकम। ठीक है, एडजस्टेड इनकम निकाली या ग्रॉस इनकम निकाली, उसमें से मैंने डिडक्शंस माइनस कर दिए, मुझे मिल गई है मेरी नेट इनकम। और इस नेट इनकम पे ही क्या होता है? इस नेट इनकम पे ही टैक्स इज पेएबल। ठीक है, सो दीज आर द स्टेप्स जिसके ऊपर मुझे क्या करना है? टैक्स पे करना है। आई स्टार्टेड विथ अंडरस्टैंडिंग रेसिडेंशियल स्टेटस, क्या है, बंदा रेसिडेंट है या नहीं है। रेसिडेंट है तो टैक्स पे करेगा, टैक्स पे करेगा तो टोटल इनकम डिटरमाइन करो, पांचों हेड्स की टोटल करो। अभी कुछ क्लबिंग होना हो तो ऐड कर दो, कुछ इनकम है जिसपे टीडीएस डिडक्टेड है लेस कर दो, तो आपको एडजस्टेड इनकम आ जाएगी, उसमें से डिडक्शंस माइनस कर दो, आपको नेट इनकम मिल जाएगी। इसी पे टैक्स पेबल इज tax is payable, or we can say tax is calculated, isn't it? So this was all about this portion that we had to discuss today. आज यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में, अभी तक मैंने आपको जितना भी बेटा फाउंडेशन पोर्शन पढ़ाया है, ये पूरा आपको अब
इस सब्जेक्ट को समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ये 2 सेशन बहुत जरूरी थे। अगर आपको हिस्ट्री, प्रेजेंट, फ्यूचर नहीं पता है या कुछ टर्म्स है जो नहीं पता है, मैं तो चाह सकती थी ना कि असेसमेंट के मतलब नहीं बताओ और हम आगे पढ़े, जब आएगा तब बता देंगे, बट पढ़ने से पहले अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है तो इट गिव्स द एक्स्ट्रा एडवांटेज, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम कंटिन्यू करते हैं कि हमें और क्या करना है। टिल देन प्लीज टेक केयर अबाउट योरसेल्फ एंड हैव अ गुड डे, राइट? थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।